हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके जो दुर्गा अनसॉल्व्ड है उसमें से 2022 में आए 3 सेट है ना। 2022 में आए लगातार 3 सेट, ये देखो 2022 का सेट है। इस 2022 के सेट के हम एमसीक्यू करने वाले हैं, है ना। मतलब लगातार 3 सेटों के आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में सारे एमसीक्यू मतलब 3 सेटों के सारे एमसीक्यू इसमें मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए सेट्स होंगे उनके एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो आइए एक एक एमसीक्यू को ढंग से समझते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो भाई, सबसे पहले सेट 1 को देखते हैं। आपका 2022 का ये सेट है, 346 जीए इसका नाम है ना। सबसे पहले हम खंड आपको ही करने वाले हैं आज की वीडियो में, एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं और फटाफट से एंजॉय करो ये, बस है ना। वीडियो को एंजॉय करिए और ये सारे आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके दिमाग में ये घुस जाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना। यानी कि I जो है वो पश्च, मतलब उसके अंदर जो I के जो कलांतर दे रखा है वो माइनस का पाई बाई टू दे रखा है, प्रवाहित है। परिपथ में सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, प्रत्यावर्ती विभव को E भी बोल सकते हैं और V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, ये लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। तो कभी भी हमेशा याद रखिए, कभी भी धारा और विभव के बीच में कलांतर आ जाए, धारा और विभव के बीच में कलांतर कितना है, पाई बाई टू, अगर ये आ जाए तो जो परिपथ में व्यय शक्ति होगी वो हमेशा शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू शून्य हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ही ईजी है। सेकंड पे चलते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ये 0 केल्विन है ना। के बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता के क्या है, तो 0 केल्विन है ये। तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, शक्ति स्रोत होता है, विद्युत रोधी होता है। भाई 0 केल्विन ताप पर अगर शुद्ध अर्धचालक की बात करें तो आपने शुद्ध अर्धचालक या फिर आपने सेमीकंडक्टर वाली चैप्टर में नए अर्धचालक पढ़ रखे होंगे, है ना। अब वो विद्युत रोधी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, है ना। उनके अंदर अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती, वो कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। तो वो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। बहुत ही ईजी है ना। इसका हो जाएगा फोर्थ। आ गई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग होगा। देखो, ये लैम्डा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये लैम्डा का। और ये प्रूफ भी है भाई। ये क्या है? प्रूफ भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेक्स्ट सेट में भी मिल जाएगा, मतलब इस पे बेस्ड या तो न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये लिखा जाएगा। इसको जरूर कर लीजिएगा। क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जहां पर जो वी है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट विभव होता है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या है? एंगस्ट्रॉम है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस पे बेस नेक्स्ट सेट में न्यूमेरिकल भी होगा तो उसको भी करेंगे। तो देखिए, ये वाला भी आपने समझ लिया। इसके बाद है, परमाणु के अंदर एल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं, है ना। किस कण के कारण वो प्रकीर्णित रहते हैं? तो परमाणु के अंदर जो एल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? गुरुत्वीय बल। भाई आप सोचिए, परमाणु के अंदर गुरुत्वीय बल लगेगा? नहीं लगेगा। नाभिकीय बल, किसकी बात कर रहा है? परमाणु के अंदर। तो नाभिकीय बल तो नाभिक के अंदर होगा, है ना। उसके बाद चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल तो वहां पे काम नहीं करेगा, तो कौन सा बल लग रहा होगा? कूलाम बल लग रहा होगा। क्या हो जाएगा? कूलाम बल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर पेपर में टिक करने हैं। नेक्स्ट है ड़ा अंगा, खाली वाला। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की का आवृत्ति प्रास। भाई मैं इनके लिए आपको विद्युत चुंबकीय के जो स्पेक्ट्रम है इनके लिए सबके लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आपको ये सब याद करनी होंगी। तो मैं इसके लिए एक वीडियो में आपको वैल्यूज को दे दूंगा, आप उसे याद कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 × 10⁻12 से लेके 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति परास होती है। किसकी? वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण की। किसकी? अवरक्त विकिरण की। आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट है भाई, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? भाई कौन सी चीज इसमें से चेंज नहीं होगी, ये बतानी है ना। कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? याद रखिएगा कि अगर एक किरण पुंज, या हम किरण की बात करें, वो वायु से जल में प्रवेश कर रही है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से कभी भी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसका वेग हमेशा बदलता है, वेलोसिटी हमेशा बदलती है, आयाम भी उसका चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य भी परिवर्तित होती है, लेकिन आवृत्ति उसकी परिवर्तित नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो देखिए, हमने ऐसे करके 1 2 3 4 5 और 6, आपके 6 एमसीक्यू जो आए वो एक बारी में बहुत ही जल्दी से
4 मिनट के अंदर खत्म कर लिए। आइए सेट 2 पर चलते हैं। तो देखिए ये है आपका सेट 2 भौतिक विज्ञान 2022 का 346 GB सेट का नाम है ना। तो हम सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू करते हैं। अब पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, एमसीक्यू कह रहा है कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग क्या होता है। वैसे तो अर्धचालक की मैंने वीडियो नहीं डाली है, बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है कि अर्धचालक में जो संयोजकता बैंड होता है, तीन तरीके के बैंड होते हैं, संयोजकता बैंड, चालन बैंड और बीच में जो वर्जित ऊर्जा बैंड बोलते हैं उसको। वैसे तो मेन ये दो ही होते हैं। तो इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है अर्धचालक में, वो चालक और कुचालक इन दोनों के बीच का होता है, और वो होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। सेकंड, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। भाई आपको अंतर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं के लिए, NH/2π है ना। क्या होता है, NH/2π होता है। तो 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर कितना होगा, मतलब उनका बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, H/2π हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी। मैंने अभी स्टार्टिंग वाले सेट में, पहले वाले सेट में अभी आपसे बात किया था लैम्डा की वैल्यू के लिए, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, लैम्डा का आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था लैम्डा का फॉर्मूला, एक बार सोचो जरा मन में, क्या बताया था। लैम्डा इजिकल्स टू मैंने बताया था, ध्यान रखिए, लैम्डा इजिकल्स टू मैंने बताया था 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। बताया था कि नहीं बताया था। अब आपसे क्या पूछा है उसने, अब आपसे पूछ लिया है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो देखो भाई फॉर्मूला वही यूज होना है, बस v की वैल्यू आपकी बार दे दी है, तो आपको क्या करना है, इसमें v की वैल्यू रख देनी है। तो लैम्डा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √5000। क्या हो जाएगा, √5000। अब आपको भाई अंडर को सॉल्व कर लेना है और आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे लगभग अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 0.173 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग आपका इसका आंसर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0.173 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास। तो देखो पहले अवरक्त उसका आया था, अब रेडियो आवृत्ति का परास आ गया। अब रेडियो आवृत्ति का परास कितना होता है, 3 × 10⁻⁶ से लेके 3 × 10⁻10 कूलम पर सेकंड। आपको ये याद रखना है। आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें याद करने के लिए। नेक्स्ट है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V = ये है, तो V तथा I के बीच कलांतर क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो इसमें 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व, तो आपको L प्रेरकत्व होता है और R ये होता है, तो LR सर्किट दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, LR सर्किट दे रखा है। देखो L और R सर्किट दे रखा है ना, L और R सर्किट आपको दे रखा है। और जो प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रखा है, देखो L के लिए दे रखा है उसने 1 हेनरी का, और 200 ओम बोल रखा है उसने R, है ना, ये 1 हेनरी है, 200 ओम है। और प्रत्यावर्ती स्रोत लगा रखा है V = 10 √2 sin 200t। क्या बोला है, V = 10 √2 sin 200t। और क्या निकालना है, कलांतर निकालना है हमें। अब कलांतर कैसे निकालेंगे, तो कलांतर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब LR सर्किट है, LR सर्किट के लिए कलांतर का फॉर्मूला होता है 10 phi = x L और अपॉन में R, ये होता है XL अपॉन में R। अब XL निकालना है आपको, R तो पता है 200 ओम, तो XL क्या हो जाएगा। अब XL के निकालने के लिए पता होना चाहिए आपको ओमेगा × में कैपिटल L। कैपिटल L आपको पता है 1 हेनरी दे रखा है, लेकिन ओमेगा नहीं पता है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से। क्या, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका कंपेरिजन कर दो किससे, V = V0 sin ω_t से। किससे कर दो, V = V0 sin ω_t। देखो V की जगह V है, V0 की जगह पे क्या है 10 √2, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई 10 √2। साइन की जगह पे साइन है, टी की जगह पे टी है, और ओमेगा की जगह कितना है 200 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 200। देखो कितना ईजी है। तो XL = क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह पे 200 और गुणा में L कितना दे रखा है 1 हेनरी 1, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो XL की जगह पे रख दो 200 और बटे में R की जगह पे रख दो 200, तो 200 से 200 गया 1। अब tan phi में 1 की वैल्यू कितने पे आती है, तुम सोचो tan थीटा में 1 की वैल्यू कितने पे आती है, 45 पे आती है। कितने पे आती है, 45 पे। तो phi = क्या हो जाएगा, phi = क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपका इसका कलांतर कितना आ गया 45 आ गया। देखिए कितना ईजी था। तो सब इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी
तो देखो भाई, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, हमेशा याद रखिए, आपको ये वाली बात तो पता है कि हमने पीछे वाले उसमें देखा था कि हमेशा क्या हो रहा है, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बदलती है, लेकिन अगर वो विरल से सघन में जाती है तो तरंग दैर्घ्य हमेशा क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, हमेशा कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा चाका। ठीक है, हमने सेट 2 के देखो एमसीक्यू लगातार फटाफट से कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट करते हैं थर्ड सेट को। ठीक है, देखिए ये है सेट थर्ड, भौतिक विज्ञान 2022 346 जीसी इसका नाम है ना। हमें क्या करना है, एमसीक्यू करना है। तो देखिए हम एमसीक्यू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपको अच्छे से समझने हैं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही ईजी है। देखो, दो बिंदु आवेश केवन परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, दो बिंदु आवेश हैं केवन परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उसके बाद उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 को हो जाए, है ना, पहले तो वो केवन परावैद्युतांक में रखे थे Q1 और Q2 आवेश, लेकिन उनका परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया गया, तब उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। हमने मान लिया कि उनके बीच स्थिर वैद्युत बल F डैश होगा। तो देखो समझो मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है बेटा, समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दो आवेश थे, एक तो Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया, ये दोनों एक माध्यम में रखे हुए थे कुछ दूरी पर, है ना, और ये सबसे पहले K1 माध्यम में रखे हुए थे। तो F इजिकल्स टू क्या था वहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1, है ना, यहाँ पर K1 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला K1 की जगह पे क्या माध्यम बदल दिया, कैसा हो गया, K2 हो गया। तो नया बल क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया F डैश नया बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें F डैश निकालना है, कितना होगा नया बल, है ना। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, इससे पूरे से ये कट गया। अब देखो ये K1 है 1 अपॉन में और ये K2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, K2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू K2 अपॉन में K1। आपको क्या निकालना था, F डैश निकालना था, तो F डैश को आप उधर भेजोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, F डैश इधर जाएगा तो K1 इधर आ जाएगा ऊपर और K2 नीचे आ जाएगा। तो देखो F डैश इधर आ गया और इधर आ गया, K1 ऊपर आ गया, K2 नीचे आ गया और यहाँ पर F आ गया। तो नया F डैश कितना हो गया, K1 अपॉन K2 और इंटू में F, K1 अपॉन K2 इंटू में F इजिकल्स टू नया F डैश हो गया। आगे मेरी बात समझ में, तो इसका K1 अपॉन K2 F इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड वाला आंसर। क्या हो जाएगा, इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, देखो नेक्स्ट है ख, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR व FV हो, लाल के लिए F रेड हो गई और ये FV वॉयलेट हो गई, तो उत्तल लेंस की ये फोकस दूरियां दे रखी है लाल के लिए और बैंगनी प्रकाश के लिए। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपने विबग्योर पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने विबग्योर पढ़ा है, विबग्योर। हमेशा याद रखो उत्तल लेंस के लिए कि जब इनकी फोकस दूरियों को देखते हैं तो ये V से आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, क्या होता है, बढ़ती जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी रेड की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, वॉयलेट की। तो ग्रेटर किस पे आएगा, रेड पे आएगा। ठीक है, तो ग्रेटर किस पे आ जाएगा, रेड पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। भाई आपको पता होगा, आपने वैद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाया था मैंने, है ना, मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर शॉर्ट्स में, वैद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। भाई पूरी शॉर्ट्स में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है उसमें, और उसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं, है ना। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले प्लेलिस्ट में एक फिजिक्स के लिए एक वो दिखेगा आपको, शॉर्ट्स का 1 मिनट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस करा रखी हैं 16-17, उनको करिए, और डेली डाल रहा हूँ, बहुत डाल रहा हूँ। तो देखो ये होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, और इसका डायग्राम देखिए, ये है ना, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कलांतर कितने का आ जाएगा, π/2 का। कितने का आ जाएगा, π/2 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर π/2 हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा π/2। ठीक है, इसके बाद किसी धातु, देखो ये वाला जो न्यूमेरिकल है मैं एंड में कराता हूँ, अभी ये थोड़ा बड़ा है, इसको करना है सॉल्व। देखो इसके बाद ये वाले कर लेते हैं पहले 2 क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे। देखो क्या है, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना, L लंबाई का तार है और उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तथा तार B वेबर प्रति मीटर, मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। आपको पता होगा तार पर लगने वाला बल होता है F = I B L sin
थीटा, ये वाला होता है। अब देखो आई और बी वाले तो दे रखा है, साइन थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो बल कितना हो जाएगा आई बी एल और अपॉन में 2, क्योंकि इनटू में साइन 30 के लिए 1/2 आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकंड वाला, देखिए कितना ईजी है। लास्ट 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों का समांतर क्रम में जोड़ा गया, 3 सेल लिए और उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। अब संयोजक का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। तो देखो 3 सेल लिए उसने, इस तरीके से जोड़ दिया उनको, देखिए आप देखिएगा समझिएगा मेरी बात को, ऐसे ऐसे और ऐसे उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब एक बात याद रखिएगा, ये क्या है विद्युत वाहक बल है, तो आप देखेंगे कि समांतर क्रम में हमेशा वोल्ट विभव जो होता है वो समान रहता है ना। तो 6 वोल्ट है और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हमेशा उसका रिजल्ट कितना आएगा उतना ही आएगा, 6 वोल्ट ही निकल के आएगा। तो इतने ईजी, देखो इतने ईजी आपके वो आ रहे हैं एमसीक्यूज, है ना। तो सेट 3 के हमने इतने सारे एमसीक्यू कर लिए। लास्ट एमसीक्यू ये बचा है आपका, लास्ट इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व करना है आपको, और इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें देख लेते हैं आज इसको, देखो यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है। इसमें किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है और 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको क्या देखा, क्या पता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ई के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू होती है। ये आपने प्रकाश के उसमें पढ़ रखा है आइंस्टीन वाले में। अब एच न्यू माइनस एच न्यू डैश होता है, नॉट होता है। अब इन दोनों में से एच कॉमन आ गया और सी अपॉन लैम्डा और माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, क्योंकि न्यू इजिकल्स टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा होता है और न्यू नॉट इजिकल्स टू सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। अब इन दोनों में से एच सी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। उसके बाद में एलसीएम ले लिया, तो लैम्डा नॉट इधर गया माइनस लैम्डा इधर हो गया और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, एच की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू रख दी, उसके बाद हमने लैम्डा की नॉट की वैल्यू रख दी जो कि 2000 दे रखी है ऊपर, और माइनस लैम्डा 1000 कर दिया। ऐसे इनको सॉल्व करा। जब आप इनको सॉल्व करोगे और आप एंड में निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सेट 3 के भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू कर लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लास्ट के जो हमारे बचे हैं सेट्स के उनके एमसीक्यू फटाफट से खत्म कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।